गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर में दोबारा से स्वागत है। और ये जो लेक्चर है ये हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग उन्हीं की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट काइनेटिक थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था, काइनेटिक थ्योरी इंट्रोडक्शन 1। आई होप आप सभी बच्चों ने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आप लोगों को ये लेक्चर सही तरीके से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब 1803 के अंदर जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, तो उस एटॉमिक थ्योरी के आने के बाद हमें पता लगा कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो सभी एटम और मॉलिक्यूल्स के बने हैं। लेकिन लगभग 70 साल बाद 1873 के अंदर दो साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान। इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया कि भाई जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी क्रिस्टल्स हैं, वो एटम और मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। ये बात सही है जो जॉन डाल्टन ने 1803 में कही थी। लेकिन ये एटम और मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये अपनी जगह स्थिर नहीं है। ये इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते रहते हैं। अगर कोई चीज मूव करेगी तो उसको काइनेटिक बोलेंगे। 11th में पढ़ रखे ना हमने कि कोई चीज अगर स्थिर है तो स्टैटिक्स, मूव कर रही है तो काइनेमेटिक्स या डायनेमिक, तो वही काइनेटिक शब्द यहाँ है। तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी मटेरियल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं होते, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये वर्ड उन्होंने जरूर यूज किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स वो मूव करते रहते हैं। ये वर्ड उन्होंने यूज क्यों किया? क्योंकि देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे ही उनका मोशन डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड के अंदर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। अब ये फोर्स ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि भाई ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि इनका मोशन बहुत कम होता है। उसके बाद हमारे लिक्विड आ गए। लिक्विड के अंदर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो थोड़े बहुत इन कंपेरिजन टू सॉलिड ज़्यादा मूव करते हैं। और गैसेस का तो कहना ही क्या, गैस तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम ना के बराबर होती है। इसलिए उनके अंदर क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। इसलिए ये जो थ्योरी बताई गई है ये ज्यादातर किस पे लागू होती है? गैस के ऊपर। और कौन सी गैस पे? आइडियल गैस पे। ये आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई जो गैस सभी गैस के नियमों पे खरी उतरती है, गैस के जितने भी लॉज हैं उनके ऊपर खरी उतरती है, तो उसको आइडियल गैस कहते हैं। और जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो रियल गैस होती है। रियल गैस बहुत ही कम चांस में आइडियल गैस के इक्वल होती है, कुछ परसेंट वो उसके इक्वल होती है। इसलिए जो ये काइनेटिक थ्योरी है ये आइडियल गैस पे ही ज्यादातर लागू होती है, रियल गैस पे होती है, लेकिन कुछ एक पॉइंट होती है वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के। और काइनेटिक थ्योरी 99% किस पे लागू होती है? हमारी गैस के ऊपर। तो वैसे इसका नाम काइनेटिक थ्योरी रखा गया है। काइनेटिक थ्योरी इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टार्टिंग में मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने कहा था कि ये सभी के ऊपर लागू है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो सॉलिड और लिक्विड पे तो कम यूज हुआ, लेकिन गैस पे ज्यादा। इसीलिए आगे चल के और इस थ्योरी का नाम क्या हो गया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैसेस। इसलिए हमारे चैप्टर का नाम तो काइनेटिक थ्योरी है, लेकिन किसकी काइनेटिक थ्योरी हम डिस्कस करेंगे? गैस की। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं। तो देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो है वो अजम्पशंस कब आए थे? 1873 के अंदर। लेकिन उससे पहले गैस के बिहेवियर को जानने के लिए बहुत सारे नियम आ चुके थे, जो मैंने पिछले लेक्चर में दो तो आपको बता दिए थे।
टोटल 4, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन मेन जो थे वो कौन से 4 थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और एक आइडियल गैस लॉ, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ, ये 4 नियम है जो कि हमारी गैस के बिहेवियर को बताती हैं। अब ये काइनेटिक थ्योरी भी किसको बता रही है, ये काइनेटिक थ्योरी हमें गैस के बारे में बता रही है, तो इसीलिए हमें उस गैस के बिहेवियर को जानना जरूरी है जिसकी हमने काइनेटिक थ्योरी पढ़नी है। इसीलिए मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में इसकी 2 लॉज बता दिए, एक तो हमने बॉयल्स लॉ डिस्कस कर लिया और एक चार्ल्स लॉ। उस टाइम आप लोगों को लगा होगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि भाई हम काइनेटिक थ्योरी को करने से पहले उन नियमों को क्यों पढ़ रहे हैं जो हमारे गैस के बिहेवियर को बताती है। अब गैस के बिहेवियर को जानना है तो बॉयल्स लॉ भी जानना पड़ेगा, चार्ल्स लॉ भी जानना पड़ेगा, एवोगैड्रो लॉ भी पढ़ना पड़ेगा और इसकी जो आइडियल गैस लॉ भी। तो पिछले लेक्चर में हमने वो 2 लॉ तो डिस्कस कर लिए थे और आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे बचे हुए 2 लॉज, एक तो एवोगैड्रो लॉ और एक है आइडियल गैस लॉ, और उसके बाद हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी। अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि मैं ये जो ईयर है ये साथ साथ में क्यों लिख रहा हूँ। एक तो ये फायदा है कि कई बार क्या होता है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी किस ईयर में आई है, ये हमारा जो काइनेटिक थ्योरी किस ईयर में आई, बॉयल्स लॉ कब आई। एक तो आप लोगों को यहाँ यूज है, दूसरा आप लोगों को ये चीज जो है ना हमारे दिमाग में बैठ जाएगी कि पहले क्या आया फिर क्या आया। कई बार बच्चों को ये होता है कि ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे नियम काइनेटिक थ्योरी के बाद आए थे, लेकिन ये ईयर अगर आपके दिमाग में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये काइनेटिक थ्योरी के बाद नहीं, काइनेटिक थ्योरी से पहले ही आ चुके थे। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि काइनेटिक थ्योरी को समझने से पहले हमें उस गैस के बिहेवियर का पता लग जाए जिसका जिक्र हम लोग काइनेटिक थ्योरी में करते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। क्लियर? तो 2 जो है वो हम लोगों ने कर लिए थे। कौन कौन से 2 किए थे? एक हमने किया था बॉयल्स लॉ और दूसरा क्या किया था? चार्ल्स लॉ। क्या कहा था बॉयल्स लॉ के अंदर? बॉयल्स लॉ के अंदर ये कहा था कि भाई अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और चार्ल्स लॉ में क्या कहा? अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आज हम लोग अगला जो नियम हमारा तीसरा वो कौन सा है? एवोगैड्रो लॉ, उसके बारे में बात करेंगे। इसको एवोगैड्रो लॉ या कई जगह एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी कह देते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा बहुत बार, मोल। कहां सुना है ये? फर्स्ट यूनिट के अंदर जब मैंने आप लोगों को क्या करवाया था? फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वहां बताया था कि जो क्वांटिटी होती है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? मोल। और 1 मोल का मतलब कितना हो गया? 1 मोल का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम कह दो, मॉलिक्यूल कह दो, कोई भी मटेरियल, मतलब मात्रा होनी चाहिए। अगर आपके पास इतने केले भी है ना, इतने बनाना है या इतने मैंगो है तो उसको 1 मोल कहोगे। अब जैसे 12 है, 12 अगर कोई वस्तु, 12 जरूरी नहीं केले ही हो, 12 सेब भी हो सकते हैं, 12 अनार भी हो सकते हैं, उसको क्या बोलोगे? 1 डजन, 1 दर्जन। तो वैसे ही अगर आपके पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटिटीज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। और ये जो संख्या ये किसने दी थी हमें? एवोगैड्रो ने ही। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा Na, एवोगैड्रो नंबर। फिजिक्स में भी आप लोग ने जो थर्मोडायनेमिक वाली यूनिट पढ़ी उसके अंदर ये पढ़ा होगा, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसको संख्या की खोज जो एवोगैड्रो ने की थी और उन्होंने ही हमें गैस के बिहेवियर से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया जिसको एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। अब वो नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि मान लो आपके पास 2 गैसेस हैं, गैस A और गैस B। अब ये दोनों गैसेस सेम भी हो सकती हैं, मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी हो सकती हैं, हीलियम हीलियम भी हो सकती हैं, और ये अलग अलग भी हो सकती हैं। एक ऑक्सीजन होगी, एक हीलियम होगी, वो कोई जरूरी नहीं है, यहां उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइडियल गैस होनी चाहिए भाई।
अब आप कहोगे सर बार बार आप आइडियल गैस का नाम ले रहे हो और ये कहते हो कि भाई आइडियल गैस तो होती नहीं है, रियल गैस होती है, फिर ये चीज़ें आइडियल पे लागू हो रही है, रियल पे हो नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा आइडियल गैस का मतलब है जो इन सभी रूल को फॉलो करे। और मैंने कहा था कि आइडियल सब किताबों में होता है, फॉलो नहीं होता। तो फॉलो कौन होता है? रियल। तो रियल है तो फिर ये रियल पे लागू ही नहीं हो रहे तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो रियल पे लागू तो नहीं हो रहे लेकिन रियल के नजदीक तो है। जैसे मैंने आप लोगों को बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में पढ़ाया था, याद होगा ना आपको, कि वहां पे जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ है वो रियल पे तो लागू होते हैं ना, आइडियल पे, और रियल पे भी लागू होते हैं लेकिन कुछ परसेंट कम होते हैं। अगर वो परसेंटेज बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है। क्लियर? तो वही बात यहाँ है कि मान लो आपके पास दो आइडियल गैसेज है ए और बी, दोनों प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। जितना प्रेशर टेम्परेचर इसका कांस्टेंट किया उतना ही प्रेशर टेम्परेचर इसका कांस्टेंट कर दो। फिर क्या करो? इन दोनों की वॉल्यूम भी सेम ले लो, इसकी भी वॉल्यूम सेम, इसकी भी वॉल्यूम सेम। ध्यान से देखना, तीनों चीजें सेम है, दोनों गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों की वॉल्यूम सेम है। तो यहां पर क्या चीज है भाई? क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा गैसेस है और उनको कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे रख के अगर आप उनकी वॉल्यूम भी सेम कर देते हो तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या है वो भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। समझ में आया कुछ? एवोगैड्रो कहता है कि अगर आपके पास कोई रियल आइडियल गैस है और आइडियल गैस को अगर आप कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे रखोगे और अगर आप उनकी वॉल्यूम सेम कर देते हो तो सेम वॉल्यूम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे? सेम। इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्लियर? नहीं समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दो, हमने जो गैसेस इनको एक्चुअल में लेके देखते हैं। मान लो ये गैस है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये है हीलियम। अलग अलग गैसेस होगी ना दोनों, हीलियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग गैसेस हैं। ये हमारे पास मान लो 50 ml है और ये भी 50 ml है। प्रेशर टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है, जितना इसका कांस्टेंट किया उतना इसका कांस्टेंट कर दिया। इसको ज्यादातर हम एनटीपी पे लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा एनटीपी। तो अब आप देखो दोनों गैसेस अलग अलग हैं लेकिन प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम सेम है, तो इसके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या होगी वो भी सेम होगी। फॉर एग्जांपल मान लो इसके पास 200 मॉलिक्यूल्स है तो इसके पास भी क्या होंगे? 200 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी को एवोगैड्रो लॉ कहते हैं कि भाई अगर आपके पास दो गैसेस हैं उनका प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो सेम वॉल्यूम पे नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी? सेम होगी। इट इज नोन एज एवोगैड्रो लॉ। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब एवोगैड्रो लॉ के अंदर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। देखो n को मैंने यहां नंबर ऑफ मोल्स लिया है क्योंकि देखो गैस या एटम के केस में हम लोग 1 2 3 तो बोलते ही नहीं, ज्यादातर हम किसका ऑर्डर लेते हैं? 10 की पावर 23 ऑर्डर में बात करते हैं क्योंकि इस ऑर्डर में ही हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब आप अजम्पशंस करोगे वहां आपको मैं समझा दूंगा काइनेटिक थ्योरी वाले में। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि भाई हम ज्यादातर जो एटम मॉलिक्यूल्स और इनकी संख्या को मोल में ही लेते हैं क्योंकि इनकी संख्या 10 की पावर 23 के ऑर्डर में होती है। तो इसीलिए हम यहाँ ये एवोगैड्रो लॉ में कहते हैं कि जो वॉल्यूम होती है वो नंबर ऑफ मोल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी हम यहाँ ये कहते हैं एवोगैड्रो लॉ के अंदर कि अगर आपके पास दो गैसेस हैं उनका प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उनकी वॉल्यूम सेम करने पर उनके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेम। तो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल बोल दिया मोल है तो संख्या, मोल बोल दिया तो 10 की पावर 23 ऑर्डर में बात करने लगे हम, मॉलिक्यूल बोल दिया तो 1 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास
एटम और मॉलिक्यूल जो है वो मोल 10 की पावर 23 के ऑर्डर में होते हैं, इसलिए हम, तो इसका मतलब हमारा एवोगैड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब आप कहोगे जी अगर कोई पेपर में आ गया कि डिफाइन एवोगैड्रो लॉ तो क्या लिखेंगे? समझ में तो आपको आ गया होगा कि भाई अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है, उनको नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे रखोगे या प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो उनकी वॉल्यूम सेम करने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम हो जाएगी भाई, इसी को एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। अब इस एवोगैड्रो लॉ को लिखोगे कैसे? देखो एवोगैड्रो लॉ को लिखोगे कैसे, उसका मैं आपको बताता हूं, आप लोग उसको नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, या ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस for an ideal gas at constant pressure and temperature, the number of moles or molecules are same at same volume. Clear? According to Avogadro hypothesis, for an ideal gas at constant pressure and temperature, the number of molecules or moles are same for same volume of gases. गैसेस सब जरूर लिखना है क्योंकि ये एवोगैड्रो लॉ एक गैस के लिए नहीं है, ये बहुत सारी गैसेस के लिए है। क्योंकि एक गैस को आप क्या कंपेयर करोगे, कम से कम 2 तो होनी चाहिए, 2 के बाद आप कितनी भी ले सकते हो। अगर 10 गैस भी लोगे ना, इस कमरे में मान लो 10 गैस है और इस कमरे का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर उन गैसेस की आप वॉल्यूम सेम कर दोगे, भाई 10 लीटर हमने मान लो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस लिया है, इस कमरे में 10 लीटर ही इसके अंदर अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, 10 ही हीलियम है, 10 ही नियोन है, तो इन सभी गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम होगी भाई, इसी को हम एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। क्लियर? तो ये तो था हमारा एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ की इक्वेशन क्या आ गई? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, n नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? तो ये एवोगैड्रो लॉ है। अब हमने 3 नियम पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और उसके बाद क्या आ गया? एवोगैड्रो लॉ। अब हमारा जो अगला नियम है 4th, वो क्या है? आइडियल गैस लॉ। ये केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि इसी नियम से हम किसी भी गैस के बिहेवियर को जानते हैं कि भाई गैस का बिहेवियर क्या है, वो आइडियल है या रियल है, वो किस तरह से रिएक्ट करती है अगर प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें। क्योंकि देखो एक गैस की मेन प्रॉपर्टी ये 4 ही है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास। अब ये सब चीज़ों जो है उसके बिहेवियर को बताती है कि प्रेशर चेंज करने से बिहेवियर कैसा होगा, टेम्परेचर चेंज करने से बिहेवियर कैसा होगा। तो ये बिहेवियर का हमें ज्ञान होता है इन 4 नियम से। और पहला नियम बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर एवोगैड्रो लॉ और लास्ट आ गया आइडियल गैस लॉ। अब ये आइडियल गैस लॉ जो है ना, ये क्या है? ये आपने क्या किया है इन्होंने कि जो पीछे के 3 नियम थे ना, उन तीनों को इकट्ठा कर दिया। कैसे इकट्ठा किया? देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। कौन सा नियम है ये? बॉयल्स लॉ, है ना? बॉयल्स लॉ में पढ़ा था हमने ये। उसके बाद क्या है? उसके बाद आया चार्ल्स लॉ। क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये चार्ल्स लॉ है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आया एवोगैड्रो लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। अब ये एवोगैड्रो लॉ 3 नियम हो गए, किसके लिए? गैस के लिए। अब इन तीनों नियम को इकट्ठा कर दिया गया। इकट्ठा किया तो क्या आया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n T by P।
ये जो है हमारा तीनों को हमने इकट्ठा कर दिया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n t by p। मैंने आपको फर्स्ट उसमें यूनिट में समझाया था कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, नॉट इक्वालिटी का। जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करना हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेके आना पड़ता है। तो हमने यहां पे एक कांस्टेंट लिया r, n r t by p। तो ये r क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। ये कौन सा कांस्टेंट है? इसको बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू सेम रहती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.014 जूल पर मोल केल्विन। याद रखनी है आपको ये वैल्यू, यहां लिख देता हूं मैं। R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है 8.014 जूल पर मोल केल्विन। ये किसकी वैल्यू है? R की वैल्यू, जिसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कह देते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कह देते हैं। ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू जो है अगर आप इसकी ये चेंज कर देते हो यूनिट, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो आप लोगों को पता ही है कि भाई 36 किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है ना, ठीक है। तो ऐसे ही ये तो R की वैल्यू होगी। तो हमारे पास क्या आ गया? V इक्वल टू nRT बाय P। अगर हम P को यहां ले आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? PV इक्वल टू nRT। ये जो हमारे पास आया है, ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और इसी को हम कह सकते हैं आइडियल गैस लॉ। क्लियर? तो यानी जो पीछे हमने 3 नियम पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, तीनों को इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करने के बाद जो नियम बना उसको हमने क्या कह दिया? आइडियल गैस लॉ। क्योंकि वो तीनों जो नियम थे वो किस पे लागू हो रहे थे? आइडियल गैस पे। और उन तीनों को इकट्ठा कर दिया तो तीनों आइडियल गैस पे हो गए, तो इसका नाम रख दिया आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। देख लो, अगर आप यहीं से करना चाहते हो तो तीनों नियम में इस इक्वेशन से आपको सब बता सकता हूं। पहला नियम, अगर इसको नीचे यहीं देख लो इस इक्वेशन में, पहला नियम V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। क्या हो गया ये? बॉयल्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कौन सा नियम हो गया ये हमारा हो गया चार्ल्स लॉ। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एवोगैड्रो लॉ। तीनों नियम इसी इक्वेशन में आ गए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ। तो ये है हमारा आइडियल गैस लॉ। क्लियर? तो ये आइडियल गैस लॉ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आइडियल गैस लॉ के लिए एक छोटा सा ग्राफ बना रखा है, मैं वो ग्राफ और आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों के मन में कंफ्यूजन न रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे एनसीईआरटी देखते हैं और एनसीईआरटी में वो ऐसे टेढ़े मेढ़े ग्राफ देख के उनको लगता है ये चीज तो हमने की ही नहीं भाई, और जब आप वहां पढ़ोगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल लगेगा, क्योंकि अभी आप लोग नए नए हो 11th क्लास में, और अभी एनसीईआरटी धीरे धीरे आप लोगों के दिमाग में बैठेगी। लेकिन अगर आप मेरे ये लेक्चर देख लेते हो तो इन लेक्चर को देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वो जो भयानक से डायग्राम आपको दिखेंगे ना, वो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई बाकी अदर बुक आप पढ़ें, वो इसलिए पढ़ें ताकि आप लोगों को वो चीज़ सिंपल लगे, और सिंपल करने के बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और उसकी एक्सरसाइजेज जरूर करें, क्योंकि आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उनमें एनसीईआरटी बहुत काम आती है। जितने भी नीट, आईआईटी, जो भी करते हो आप लोग आगे, वो सारी में आप लोग जरूर एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो आगे पढ़नी है तो उससे पहले क्यों ना अभी पढ़ ले, ठीक है। तो एनसीईआरटी, इसीलिए मैं जितने भी लेक्चर आप लोगों को करवा रहा हूँ उनको कोशिश करता हूं उनमें कि एनसीईआरटी के लगभग जो टॉपिक है इसके अंदर कवर हो जाए। अगर एक आध रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद हम लोग अलग से एक लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस भी करवाऊंगा, ताकि एनसीईआरटी से संबंधित आपका कोई भी
जो है वो टॉपिक ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहें। आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं सबको देखें, उनको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे उससे थोड़ा सा हौसला मिलता रहे और मैं नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं, ताकि आप लोग घर बैठे ही सभी पूरे का पूरा सिलेबस कवर कर सकें। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो मैं अभी आपको क्या कह रहा था कि भाई हमने चारों नियम तो कर लिए, ये सारी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं हम लोग? काइनेटिक थ्योरी को समझने के लिए, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो गैस के लिए है, और उसको अगर आपने करना है तो आपको बिहेवियर ऑफ गैस पता होना चाहिए कि बिहेवियर क्या है, और गैस का बिहेवियर पता लगता है इन चार नियम से। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस है ना, उसकी परिभाषा यही है। क्या है परिभाषा आइडियल गैस की? द गैस विच ओबे द आइडियल गैस लॉ इज कॉल्ड आइडियल गैस। जो भी गैस आइडियल गैस लॉ को ओबे करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। और काइनेटिक थ्योरी जब आई, उसने जो बातें कही, उसकी जितनी भी बातें थी वो इन चारों नियमों के ऊपर खरी उतरी, तभी वो जो नियम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वो आगे पब्लिश हुआ भाई। ठीक है, सुना? क्योंकि देखो गैस से संबंधित अगर आप कोई भी बातें बताओगे, अगर गैस से संबंधित आपने कोई नई खोज करी है तो वो तभी मानी जाएगी जब वो पहले इन चार नियम को फॉलो करेगी। एक बात अपने पल्ले बांध लो कि आइडियल गैस वही गैस है जो इन चार नियम को फॉलो करती है। क्लियर? चलो, अब मैं बात कर रहा था कि भाई हमारी एनसीईआरटी में आइडियल गैस के ऊपर एक छोटा सा ग्राफ है, उस ग्राफ को समझते हैं क्या है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा आइडियल गैस के बारे में कि PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन है। हम लोग क्या करते हैं कि 1 मोल गैस ले लेते हैं, 1 मोल गैस, वो जो ग्राफ है ना वो 1 मोल गैस के लिए। अगर आप 1 मोल गैस लोगे तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है PV बाय RT इक्वल टू n। हम लोग अगर इस इक्वेशन से लेते हैं तो ये क्या होना चाहिए? 1। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई, अगर आपके पास 1 मोल गैस है तो आप किसी भी कंडीशन में चले जाओ, चाहे प्रेशर बदल दो, चाहे वॉल्यूम बदल दो, चाहे टेम्परेचर चेंज कर दो, PV बाय RT आपका 1 आना चाहिए। क्लियर? अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है और आपने वो आइडियल गैस 1 मोल ली है तो 1 मोल के लिए आपके पास PV बाय RT की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक 1 मोल गैस ले ली। ठीक है, इस ग्राफ से समझो, 1 मोल गैस ले ली और इस तरफ ले लिया प्रेशर और इस तरफ ले ली PV बाय RT की वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। किसी भी प्रेशर पे चले जाओ आइडियल गैस के लिए। क्या बताया मैंने आपको कि भाई आपके पास 1 मोल गैस है और 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस का मतलब हो गया n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी तो इसको यहां लेके आओगे तो PV बाय RT की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तो आपके पास अगर 1 मोल आइडियल गैस, ये चीज जरूर याद रखना, 1 मोल आइडियल गैस, अगर 1 मोल आइडियल गैस है तो आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ भी ले लो, लेकिन PV बाय RT की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो इसका मतलब है, मान लो अगर हम यहाँ ओरिजिन से ये यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 है, तो हर प्रेशर पे आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू क्या होगी? 1, है ना? क्योंकि 1 मोल आइडियल गैस के लिए PV बाय RT की वैल्यू 1 होती है। हर एक प्रेशर, हर एक, क्योंकि प्रेशर चेंज करोगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर करोगे प्रेशर, लेकिन किसी भी प्रेशर पे चले जाओ PV बाय RT की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और ये किसके लिए है? ये ग्राफ है आइडियल के लिए। अब आप कहोगे जी आइडियल तो होता ही नहीं। अगर ये वाले नियम हम अपने पास रूम टेम्परेचर पे कोई गैस है
उस गैस के ऊपर ओबे करें तो क्या होगा? तो हमने क्या किया, एक बीकर में या एक कंटेनर के अंदर मान लो हीलियम गैस ले ली और हीलियम गैस को रख दिया T1 टेम्परेचर पे, और फिर उसके लिए अगर आप अलग अलग प्रेशर पे PV/RT की वैल्यू निकालोगे, जैसे 0 प्रेशर पे, 1 प्रेशर, 2 प्रेशर, 3 प्रेशर, 4 प्रेशर, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेशर लोगे, मान लो आपने हीलियम गैस ली है, ठीक है, हीलियम गैस ली, यहाँ पे प्रेशर लोगे और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे उसकी PV/RT की वैल्यू। जब आप 0 प्रेशर से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये मान लो आपने किस टेम्परेचर पे ली, T1 टेम्परेचर पे, हीलियम गैस को T1 टेम्परेचर पे रखा और अलग अलग प्रेशर पे अगर आप PV/RT की वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे कि ग्राफ कैसे आएगा, ये किसके लिए है, T1 के लिए। आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, T1 से चले गए T2, ग्राफ आएगा ये। फिर आप T2 से चले गए T3, मतलब टेम्परेचर चेंज करते जा रहे हो, ग्राफ आएगा ये। तो इस ग्राफ से क्या समझ में आया, इससे हमें पता लगा कि भाई अगर आपके पास आइडियल गैस है तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, हर प्रेशर पर वैल्यू क्या है, 1, किसकी, PV/RT की, जो कि हमें इक्वेशन से भी पता लग रही है। आइडियल गैस इक्वेशन भी हमें यही बता रही है कि भाई PV/RT है। लेकिन हमने देखा इस ग्राफ से कि अगर आपने रियल गैस ले ली, ये कौन सी गैस है, ये रियल गैस है, रियल गैस ले ली तो रियल गैस के अंदर तो स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं रही। रियल गैस के लिए तो अलग अलग प्रेशर पर PV/RT की वैल्यू 1 नहीं हो रही, वो वेरी कर रही है, टेम्परेचर चेंज करे तो भी वेरी कर रही है। बस फर्क इतना है, टेम्परेचर जितना ज्यादा चेंज कर रहे हो ये रियल जो आइडियल गैस वाली लाइन से दूर होती जा रही है, जो बॉयल्स लॉ में वहां हुआ था, चार्ल्स लॉ में, ठीक है, तो ये दूर होती जा रही है भाई। अब दूर होती जा रही है तो इसका मतलब है ये रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से और दूर हो रही है। एक ये इस टेम्परेचर पे तो ये कुछ इसके नजदीक है, इस पे तो और दूर होगी, इस पे तो और दूर होगी, तो इसका मतलब हमारी रियल गैस आइडियल गैस जैसी नहीं है भी नहीं। तो क्या करें, कहां पर है ये, आप अगर ध्यान से देखो तो जितनी भी रियल गैस जितने भी टेम्परेचर पे है वो इसके नजदीक कहां है, जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करोगे, जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करोगे ना, एट वेरी लो प्रेशर पे तो हमारी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो जैसा अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में रियल गैस बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में आपको पता लगा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी रियल गैस किसकी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की। तो इस ग्राफ को बनाने का जो मेन एम है हमारा वो यही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई अगर आप किसी भी रियल गैस का प्रेशर कम करोगे तो वो आपकी किसके नजदीक जा रही है, वो जा रही है आपकी आइडियल गैस के नजदीक। समझ में आया कुछ, कि एट लो प्रेशर a real gas can behave as an ideal gas। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई, अगर आपके पास कोई रियल गैस है और आप इस रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, दो बातें करनी पड़ेंगी, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा और प्रेशर लो। तो ये जो मैंने 3 ग्राफ आप लोगों को करवाए हैं, 2 ग्राफ पहले वाले लेक्चर में हमने किए थे। पहला क्या था, बॉयल्स लॉ का, दूसरा था चार्ल्स लॉ का, और तीसरा ये जो है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर जो ये नियम है, ये जो ग्राफ है, ये तीनों ग्राफ से हमें एक चीज का पता लग रहा है कि भाई देखो रियल गैस 100% आइडियल गैस तो नहीं बन सकती, लेकिन उसकी तरह वो थोड़ा बहुत बिहेव जरूर कर सकती है अगर हम 2 बातें करें। क्या क्या, एक तो उसका टेम्परेचर कर दे कम, और दूसरा
दूसरा क्या करें, दूसरा हम लोग अगर उसका प्रेशर लो कर, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई रियल गैस है जो हमारे लैब में होती है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उन रियल गैस को आपने आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है तो एक तो उसका प्रेशर घटाना पड़ेगा और टेम्परेचर। तो ये दो बातें अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उनमें इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि व्हेन अ रियल गैस इज बिहेव एज आइडियल गैस, तो या तो ऑप्शन आएगा एट हाई टेम्परेचर का या एक लो प्रेशर का। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये तो था भाई हमारा बिहेवियर ऑफ गैस से संबंधित 4 नियम। हमारा मेन जो लेक्चर चल रहा है वो किसका चल रहा है भाई? काइनेटिक थ्योरी का, है ना। अब आप कहोगे जी 2 दिन हो गए, दूसरा लेक्चर कंप्लीट होने को है और अभी तक आप काइनेटिक थ्योरी तक तो पहुंचे ही नहीं हो, अभी तक तो आप सिर्फ पीछे की ही बातें बता रहे हो। तो प्यारे बच्चों, ये बताना जरूरी है। मुझे पता है कि आप लोगों ने ये चीजें केमिस्ट्री के लेक्चर में कर रखी है, लेकिन डबल कर ले तो और अच्छी बात है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स में बॉयल्स लॉ कैसे पढ़ना है, चार्ल्स लॉ कैसे, क्योंकि ये जो 4 नियम है ना, ये नियम ही हमें काइनेटिक थ्योरी की ओर लेके जाएंगे और काइनेटिक थ्योरी को समझाएंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, उसको आप नोट कर लें कि भाई देखो, ये जो हमारा मैंने आपको लाइन वाइज बताया था कि बॉयल्स लॉ कब आया था? 1661 में। कौन आया? बॉयल्स लॉ, है ना। किसने दिया? बॉयल्स ने। उसके बाद लगभग कौन आया? 1773 में चार्ल्स लॉ। उसके बाद आया 1811 के अंदर एवोगैड्रो लॉ, और फिर आया 1843 के आसपास से आइडियल गैस लॉ, है ना। अब आप देखो, सबसे पहले ये आया, इसके बाद ये। जब ये 1811 में एवोगैड्रो आया ना, उसके बीच में ही हमारा 1803 के अंदर कौन आ गया था? एटॉमिक थ्योरी। ये जब 2 नियम आए ना, उसके बाद ही हमें पता लग गया क्या कि every body is made up of atom and these atoms are combined form a molecule and these molecule forms a material। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी आ गई। एटॉमिक थ्योरी में एवोगैड्रो लॉ और ये, और जब ये 4 नियम 5 नियम आ गए, उसके बाद लास्ट में आई हमारी काइनेटिक थ्योरी। तो अब आपको पता लग गया ना कि काइनेटिक थ्योरी जब 1873 में आई थी, उससे पहले तो ये 4 और 5 नियम आ चुके थे। इसीलिए जब काइनेटिक थ्योरी आई, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के द्वारा जब ये काइनेटिक थ्योरी दी गई, तो उनसे कहा कि पहले ये 4 नियम को फॉलो करके दिखाओ जो बातें आप कह रहे हो। अगर आपने जो बातें बताई हैं काइनेटिक थ्योरी के अंदर, अगर वो बातें इन 4 नियम को ओबे करती हैं तो आपकी काइनेटिक थ्योरी सही है, नहीं तो गलत है। और इन्होंने किया भी ऐसा ही, इन्होंने इन 4 बातों को प्रूव किया, और तब जाकर के हमारी काइनेटिक थ्योरी जो है वो पब्लिश हुई, और जिसको अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और जिससे हमें इसके गैस के और बिहेवियर का पता लग गया। देखो, ये 4 जो नियम आए थे ना, ये 4 नियम से हमें इसके बिहेवियर का जरूर पता लग गया था, लेकिन जब काइनेटिक थ्योरी आई तो और ज्यादा बिहेवियर का पता। तो आज हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। प्यारे बच्चों, बुक में तो इसको काइनेटिक थ्योरी ही दे रखे हैं। एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखोगे 16 चैप्टर, तो उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी। लेकिन इसको हम काइनेटिक थ्योरी गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थ्योरी ज्यादातर किस पे ओबे होती है? किस पे ओबे होती है? ज्यादातर गैस के ऊपर। इसलिए इसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैसेस, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी में तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताया है, और हमारे सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ ज्यादा बंधे हुए हैं। इसलिए ये थ्योरी उनके ऊपर तो कब लागू होती है? कम क्या, बहुत ही कम होती है। लेकिन ये किस पे ज्यादा लागू होती है? गैस के ऊपर। और कौन सी गैस के ऊपर? आइडियल गैस के ऊपर। रियल गैस पे ये भी लागू नहीं होती। कुछ 1-2 पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि हमारे रियल गैस पे भी लागू होते हैं, लेकिन ज्यादातर किस पे लागू होती है? ये आइडियल गैस पे। क्लियर? अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए
कि जी हम तो रियल गैस यूज करते हैं, ये आइडियल गैस कहाँ से लेके आए? अभी मैंने आपको 4 नियम करके बताए ना, उन 4 नियम में उसके बिहेवियर का पता लग गया ना कि एक आइडियल गैस को कैसे, एक रियल गैस को कैसे आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है। कैसे करवाना है? प्रेशर लो करके, टेम्परेचर हाई करके। वो जो 3 ग्राफ करवाए है ना एनसीईआरटी में, जो आप 3 ग्राफ वो देख रहे हो, वो 3 ग्राफ यही तो हमें बता रहे हैं कि भाई टेम्परेचर हाई कर दो, प्रेशर लो कर दो, एक हमारी रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की। बात तो हम शुरू के लेक्चर से ही कर रहे हैं कि भाई काइनेटिक थ्योरी जो है वो 1873 के अंदर 2 महान साइंटिस्ट कौन कौन थे, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान के द्वारा पब्लिश की गई। इस काइनेटिक थ्योरी है क्या? 2 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी है कि कुछ को नहीं। काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी कुछ अजम्पशंस हैं जो गैस के बारे में दिए गए हैं, जो उसके ऊपर साबित भी हुए, बस यही काइनेटिक थ्योरी है और कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ अजम्पशंस लिखवाऊंगा, 8 या 9, वैसे 10-15 अजम्पशंस हैं। आपको केवल 8 अजम्पशंस याद रखने हैं जिन्हें मैक्सवेल और इन्होंने किसमें दिए थे? काइनेटिक थ्योरी में, और कुछ नहीं है। आप 2 लेक्चर से सुनते आ रहे हो काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी। आप लोगों के दिमाग में ये बैठ गया होगा काइनेटिक थ्योरी पता नहीं क्या चीज है। कुछ नहीं है बेटा काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी 8 या 9 अजम्पशंस हैं जिन्हें आपने पढ़ना है, जिनसे आपको गैस के बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा पता लगेगा। ठीक है, तो वो अब अजम्पशंस है क्या? तो वो अजम्पशंस हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला हमारा अजम्पशंस क्या कहता है कि आप नोट कर लो, पहला अजम्पशंस लिखो आप, फिर मैं आपको उसको समझाता हूं कि मॉलिक्यूल ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। क्या कहता है ये? मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, याद रखना आपको ये। ठीक है, पहला अजम्पशंस क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन, क्या? आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की लैंग्वेज बता रहा हूं। एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे तो काइनेटिक थ्योरी इतनी सी दे रखी है, उसमें आपको 10-15 लाइन है और वो लाइनें आपको पढ़नी है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल होगा, क्योंकि वो लाइनें इकट्ठी करके दे दिया आप लोगों को और आप पढ़ोगे तो सोचोगे बस यही है, लेकिन है वो 10-12 ही। ठीक है, तो उसको मैं अलग अलग करके यहाँ लिखवा रहा हूँ आपको। पहला हमारा क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास एक गैस है, सेम गैस है, जैसे मान लो सेम गैस ले लिया आपने एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन, सेम गैस है, तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो कितने भी मॉलिक्यूल्स हो, 2 मोल हो, 3 मोल हो, 5 मोल हो, वो अलग बात है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सभी मॉलिक्यूल्स की जो आइडेंटिटी है, या ये कह सकते हो कि भाई कोई भी उनकी प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी हो सकती है उनके मास की, उनका शेप, यानी उनका रिस्पेक्ट का होता है उनका मास, उनकी शेप और उनका साइज। तीनों क्या होंगे? सेम होंगे। ये बात मैक्सवेल और बोल्ट्जमान के द्वारा काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशन, जो ये मैं बता रहा हूं ना आपको, काइनेटिक थ्योरी ये क्या है? अजम्पशंस है। हम ये चलते क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द अजम्पशंस या व्हाट आर द पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट भी कह सकते हो इसको आप, अजम्पशंस भी कह सकते हो। मतलब जो बातें थ्योरी के अंदर बताई जाती हैं उनको अजम्पशंस या पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो ये मैं आपको 8-9 जो ये लिखवा रहा हूं, ये पोस्टुलेट्स है जो काइनेटिक थ्योरी, मैंने बताया ना कुछ नहीं काइनेटिक थ्योरी, ऐसे मत करो, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर, इसको बताने के लिए। हमारे लिए कुछ नहीं लग रही है ये, लेकिन बोल्ट्जमान और अगर आप मैक्सवेल देखो तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी इस काइनेटिक थ्योरी को करने में। हमें पढ़ने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं, जब आपको मैं ये बताऊंगा ना
ये 8 पोस्टुलेट और फिर मैं कह दूंगा हो गई भाई काइनेटिक थ्योरी। आप कहोगे कुछ नहीं है जी, 2 दिन हो गए काइनेटिक थ्योरी करते जा रहे हो, इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन जो इसकी बातें हैं ना, जो इन्होंने ये बातें कही, ऐसी बातें हैं जो आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है, जिससे आपको गैस के बिहेवियर का और ज़्यादा पता लगेगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों इस चीज़ को ध्यान से सुनना। पहला हम, और ये मैंने बताया कि मैं आप लोगों को ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और उस एनसीईआरटी की लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं, पढ़ा कुछ नहीं आया छोड़ो, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत कुछ है, हीरा है हमारे लिए एनसीईआरटी की। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो मास, शेप एंड साइज। मतलब समझ गए हो, कोई भी गैस ले लो, उस गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, संख्या कितनी भी हो, सबका मास, सबका शेप, सबका साइज क्या होगा, सेम। जैसे ये गैस है तो इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स, मान लो हम ज्यादातर इनको स्फेरिकल मानते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो सभी मॉलिक्यूल्स का मास, शेप, साइज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। इसको ये हमारा पहला पोस्टुलेट हो गया। दूसरा पोस्टुलेट्स क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब हुआ, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली, क्या चीज, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन, इन रैंडम मोशन along a straight line। क्या मतलब हुआ इसका, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसके, गैस के, ये अब देखो मैं बार बार इस बताने की जरूरत नहीं है कि ये मैं बार बार बोलूं मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मॉलिक्यूल ऑफ गैस या मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैस। आप समझ जाओ, काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे हो तो रियल गैस के लिए पढ़ रहे हो और गैस के लिए, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं स्ट्रेट लाइन, मतलब वो रुकते नहीं है। अगर आपने कंटेनर के अंदर गैस भर दी तो गैस मॉलिक्यूल ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, जिगजैग वगैरह कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं। मतलब ये होगा वो टिकते ही नहीं है, एक जगह रुकते ही नहीं है। चलते इस कमरे में अगर आपने कोई गैस फैला दी, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी गैस हो, तो उस गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर इधर उधर, मतलब रैंडमली मूव करते रहते हैं, रुकते नहीं है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड बेचारा रख दिया, जैसे पेन है रख दिया, इसके मॉलिक्यूल यहाँ बैठे हुए चुपचाप, ये हिला दिया हिल गए, छोड़ दिया रुक गए। ऐसे ही वाटर के, लिक्विड के, लिक्विड हिला दिया तो मॉलिक्यूल हिल गए, नहीं बेचारे चुपचाप बैठ गए। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल ऐसे नहीं, वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। अगर गैस के मॉलिक्यूल आपने किसी कंटेनर में भी भर दिए तो कंटेनर में भी ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा जंक्शंस है काइनेटिक थ्योरी का, क्लियर। तीसरा है all collisions of gas molecules among themselves and with wall of container is elastic in nature। क्या कहता है तीसरा कि भाई the collision of gas molecules among themselves and with wall of container is elastic in nature। मैं लिख देता हूं, आप लिखो। तीसरा assumption क्या है, all the collision of gas molecules among themselves or with wall of container is elastic in nature।
क्या मतलब हुआ इसका? दिखाई दे रहा है? थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही होगी, लेकिन सुन लो आप, क्या है ये? ऑल द कोलिजन्स, मतलब कोलिजन मतलब क्या होता है? टकराना। ये चीज भी आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में करी होगी, नियोन में भी, और एक लेक्चर में बता दूंगा आपको। ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी गैस मॉलिक्यूल अब एक जगह रुक नहीं रहे, टिक नहीं रहे, तो टकराए तो गए ही। अब गाड़ियां हैं, रोज एक्सीडेंट होती है, क्यों होती है? क्योंकि रुकती नहीं, चलती है। जो चीज रोड पे चलेगी कभी ना कभी तो टकराएगी, ठीक है? तो ऐसा ही गैस मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। जब गैस मॉलिक्यूल एक कंटेनर के अंदर होते हैं, तो उस कंटेनर के अंदर वो गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं, जैसा कि काइनेटिक थ्योरी के सेकंड अजम्पशन में बताया है कि भाई जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब रैंडमली मूव करेंगे तो आपस में भी टकराएंगे, जिस कंटेनर के अंदर आपने भर रखे उसकी दीवार के साथ भी टकराएंगे। अब टकराव तो होगा। और आप लोगों ने पढ़ रखे कि दो तरह के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक। क्या होते हैं इलास्टिक? जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करें और कोलिजन के बाद भी उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, ज्यादातर तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो तो इलास्टिक, और लॉस हो जाए तो इन इलास्टिक। दो बॉल टकराई, टकराते फिर चल पड़ी तो इलास्टिक कोलिजन। और एक कोई भी चीज आपने दीवार के मारी, दीवार के साथ टकराई वही रुकी तो इन इलास्टिक। समझ में गया ना? इसके लिए एक अलग से लेक्चर आएगा, उसमें आप लोगों को सही समझ में आ जाएगा इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या है। थोड़ा वेट करें आप। यहां इतना समझ लो कि इलास्टिक कोलिजन वो होता है जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें और कोलिजन के बाद भी अगर उनकी इलास्टिक यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो, उनकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। तो ऐसा ही गैस मॉलिक्यूल के साथ होता है। ये बातें हमें काइनेटिक थ्योरी में बताई गई। काइनेटिक थ्योरी का जो तीसरा जंक्शन है वो यही कहता है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या कंटेनर की दीवार के साथ टकराएंगे तो उनका कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। समझ में आ गई बात? ठीक है? तो जैसे मान लो ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस मॉलिक्यूल्स है आपस में टकराओ चाहे इस वॉल के साथ टकराओ, इनका नेचर कैसा होगा? इलास्टिक होगा। इलास्टिक होगा तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? तीन हमारे ये पॉसिबल। तीसरा चौथा जो हमारा है वो ये कहता है कि द प्रेशर ऑफ ए गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद वॉल ऑफ कंटेनर। क्या मतलब है कि देखो गैस जो होता है ना, गैस की जो सबसे मोटी पावर है, मेन पावर है, वो उसका प्रेशर होता है ना। गैस को ज्यादातर कहीं यूज किया जाता है तो उसके प्रेशर के कारण यूज किया जाता है भाई। और वो जो प्रेशर है ना वो आता कहाँ से है? अब ये तो है नहीं कि गैस अपने आप प्रेशर बढ़ाती है भाई, उसके पास कोई चीज है प्रेशर ना। जब वो गैस टकराती है, चाहे आपस में टकराए चाहे वो दीवार के साथ जिस कंटेनर के अंदर उसको भर रखा है उसके साथ टकराए, तो उस कोलिजन के कारण ही उसके अंदर प्रेशर आता है भाई। तो इसका मतलब जो गैस का मेन हथियार है, मेन हथियार कौन है? प्रेशर है। इसीलिए तो गैस को यूज करते हैं। गुब्बारे के अंदर गैस क्यों भरते हैं? क्योंकि गुब्बारे के अंदर गैस भरोगे तो गुब्बारा फूलेगा। टायर के अंदर गैस क्यों भरते हैं? टायर के अंदर गैस भरोगे, एयर, आप कहोगे एयर भरते, एयर भी तो गैस ही है। अगर आप टायर के अंदर, ट्यूब के अंदर गैस भरोगे तो प्रेशर के कारण वो फूलेगा और आपकी गाड़ी स्मूथली चलती है। तो गैस को ज्यादातर यूज ही उसके प्रेशर के कारण किया जाता है। और प्रेशर वाली जो उसकी प्रॉपर्टी है वो किसके कारण आती है? वो आती है इसके, किसके कारण? वो आती है इसके कोलिजन के कारण। ठीक है? तो चौथा जो अजम्पशन आप लिख सकते हो कि क्या लिखोगे? ऑल द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ऑल द कोलिजन क्या कहा? ऑल द कोलिजन का मतलब है या तो वो खुद आपस में टकराए या वो किसी वॉल ऑफ कंटेनर टकराए। वो किसके कारण जो प्रेशर आता है वो किसके कारण आता है? कोलिजन। तो और हम ये कहेंगे कि द प्रेशर ऑफ, फोर्थ आपने अगर लिखना तो आप ध्यान आराम से लिखो कि द प्रेशर ऑफ ए गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्फ। वह देमसेल्फ तो कम होगा, ज्यादातर ये वॉल ऑफ, तो लिखो फोर्थ अजम्पशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। द
pressure of gas molecules, the pressure of gas molecules is due to collision with wall of container, with wall of a container। समझ में आ गई बात कि भाई एक गैस का मेन हथियार उसका प्रेशर होता है, और ये प्रेशर कहां से आता है? जब कोई भी गैस के मॉलिक्यूल किसके साथ टकराते हैं? एक कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं। तो जब ये कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो इस वॉल के ऊपर ये फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स जब पर यूनिट एरिया लगेगी इसको प्रेशर कहते हैं। छोटी क्लास में यही पढ़ा है ना, अभी हम थोड़ा चेंज कर देंगे। 11th के अंदर हम ये जो प्रेशर की जो इक्वेशन है या प्रेशर का जो फार्मूला आपको थोड़ा चेंज करके बताऊंगा, लेकिन छोटी क्लास में आपने ये पढ़ रखा है कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्यों आता है? क्योंकि जब ये वो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल जिस कंटेनर के अंदर आप भरते हो वहां उसकी दीवार के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं, ये दीवार जब फर्स्ट पर यूनिट एरिया लगती है तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो समझ में आ गया? तो ये बात हमें काइनेटिक थ्योरी में पता लगी कि कोई भी गैस, वैसे पहले पता लगी थोड़ी बहुत तो, लेकिन मेन जो काइनेटिक थ्योरी के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया कि भाई कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेशर आता है वो प्रेशर किसके कारण आता है? कोलिजन विद द वॉल ऑफ ए कंटेनर। 4 अजम्पशंस हो गए। अब पांचवा क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। चौथा पांचवा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला यही कि भाई प्रेशर किसके कारण है? कोलिजन विद वॉल ऑफ। और दूसरा अब ये जो पांचवा हमारा अजम्पशंस आ रहा है काइनेटिक थ्योरी का, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। पांचवा मैं इसके साथ ही लिखता हूं समझाने के लिए। द काइनेटिक एनर्जी of gas molecules depend on या upon temperature of gas। टेम्परेचर बहुत ही मेन रोल निभाता है भाई किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसके चलने के कारण जो एनर्जी आती है। देखो गैस के पास दो ही चीजें बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट होती है, उसका प्रेशर और उसकी काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जितना भी काम प्रेशर से किया जाता है वो सारा इसी के कारण किया जाता है कि गैस के अंदर प्रेशर होता है, गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और गैस का प्रेशर होता है उसके कोलिजन विद वॉल कंटेनर, और गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है उसके टेम्परेचर के कारण। ठीक है, तो ये हमारा जो पांचवा अजम्पशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि द काइनेटिक एनर्जी, आप लिख सकते हो ना काइनेटिक एनर्जी। अगर ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, इसको आप देख लो यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप देखो यहाँ क्या है ये कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा होगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, मार्कर जो स्ट्रेट चलेगा धीरे धीरे तो आपको और समझ, लेकिन मेन आपको बस समझ में आना चाहिए, चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो कैसा भी। क्या है ये कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस। यानी हमारे पास जो गैस होती है उसका टेम्परेचर ही उसकी काइनेटिक एनर्जी को निर्धारित करता है। अब वो टेम्परेचर ज़्यादा है कम है क्या है वो आगे हम बात करेंगे। यहाँ मेन रोल आप ये याद रख लो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी गैस को डिपेंड करती है किस पे? उसके टेम्परेचर पे। और ये वो दो नियम है भाई जो आइडियल पे तो लागू होते ही हैं, हमारी रियल गैस पे भी लागू होते हैं। देखो मैंने बताया था शुरू में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस 100% ओबे होती है आइडियल गैस पे, लेकिन कुछ अजम्पशंस ऐसे हैं जो रियल गैस पे भी ओबे होते हैं, बाकी भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, उनकी आप 1-2% आप चांस कह सकते हैं। लेकिन ये दो है प्रेशर और ये चाहे आप रियल गैस ले लो, देखा होगा आपने रियल गैस जो हम मान लो अपने कमरे में, इस कमरे के अंदर अभी जो गैस है ना वो रियल गैस है, या गुब्बारे के अंदर आपने गैस में
गुब्बारे के अंदर जब गैस भरते हो तो आप ये तो देखते नहीं कि आइडियल है या रियल है, आप तो रियल गैस ही भरते हो जो आपके पास है। जब आप उस गुब्बारे के अंदर गैस भरोगे तो गुब्बारा जो है, उस गुब्बारे की दीवारें जो है वो फैलेंगी, वो बड़ा होगा। वो किसके कारण? उसके प्रेशर के कारण, ठीक है। क्योंकि उसके जो हमारे पास जो रियल गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो गुब्बारे की जो दीवार है उसके ऊपर कोलाइड करेंगे तो प्रेशर लगाएंगे तो गुब्बारा फैल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये नहीं देखा वो रियल गैस है या आइडियल गैस है। तो चौथा जंक्शन आइडियल गैस पे तो लागू होता है, रियल पे भी लागू होता है। पांचवा जंक्शन काइनेटिक एनर्जी। अब गुब्बारा फूल गया, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा उड़ाएगा, अगर कम है तो कम उड़ेगा, मतलब टेम्परेचर पे निर्भर हो गया ना। तो ये जो दो अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी के, चौथा और पांचवा, ये दोनों ये नहीं देखते कि आइडियल गैस है या रियल गैस, दोनों पे लागू होते हैं, बाकी सिर्फ आइडियल गैस पे लागू होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, इस चीज़ को याद रखना भाई। 5 अजम्पशंस हो गए हमारे। अब आप कहोगे जी कितने करवाओगे? देखो वैसे तो बहुत सारे अजम्पशंस हैं, लेकिन इनमें से मैंने 7 या 8 आप लोगों के लिए बढ़िया जो है वो चूज करके जो हमें एनसीईआरटी में भी समझाए हैं उनको मैं यहाँ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इनको आप जरूर याद रखें, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी में मेन चीज यही है। जो 2 दिन से मैं काइनेटिक थ्योरी गाता जा रहा था ना, वो काइनेटिक थ्योरी यही है। 5 अजम्पशंस हो गए। अब छठा अजम्पशंस क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल is negligible when compared to volume of gas। क्या कहा इसने? ध्यान से सुनो इस बात को। The volume occupied by gas molecule is negligible when compared to volume of gas। छठा लिख देता हूं। The volume of gas molecules, ध्यान से देखना, the volume of gas molecules, ये लिखो आप, the volume occupied, क्योंकि occupied होती है ना तभी तो occupied by gas molecules, the volume occupied by gas molecules is negligible when compared with volume of gas। very important। क्या कहा इसने? एक बार पढ़ने से लैंग्वेज नहीं समझ में आई होगी। अगर यही चीज़ आप एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट पढ़ते तो भी समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हमारे पास जो समझ गए होंगे। ये क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड विद वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी पूरी गैस की जो वॉल्यूम है उसके साथ एक गैस मॉलिक्यूल की अगर वॉल्यूम को कंपेयर करोगे तो वह 0 है। जैसे कहते हैं ना, करोड़ों लोगों में एक आदमी की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती। अगर बहुत होती है, अगर पावरफुल है वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मान लो कि हजारों आपके सामने फ्रूट्स रखती है, उसमें एक अगर फ्रूट है उसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं, क्योंकि हमें बहुत हजारों हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही, जैसे मान लो मेरे पास है हजारों टी शर्ट है ना, तो उनमें एक टी शर्ट की कोई अहमियत नहीं, गुम होगी, फट गई और होगी, कोई टेंशन नहीं है, फट गई ठीक है फेंक दो, अलग होगी। लेकिन अगर मेरे पास एक ही टी शर्ट है ये, तो इसकी बहुत अहमियत है। इसको अच्छी तरह से धोऊंगा, प्रेस करूंगा, साफ सुथरी रखूंगा। तो वही काम गैस मॉलिक्यूल के साथ है। सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर ऐसा ही होता है। हर एक गैस मॉलिक्यूल की अपनी एक वॉल्यूम होती है, वो उसके अंदर नेग्लिजिबल नहीं होती, क्योंकि वो उसके अंदर उसका साथ देती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता गैस के केस में। गैस के केस में क्या होता है कि जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे के पास के अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन 1000 मॉलिक्यूल ने पूरे कमरे को घेर लिया, तो वॉल्यूम क्या होगी? पूरे कमरे की इतनी होगी। बना के दिखाता हूं आपको। ये रूम है, इस रूम के पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो 1000 मॉलिक्यूल ये तो है नहीं एक ही जगह, सारे कमरे में फैलेंगे।
वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं इन सभी मॉलिक्यूल को इस कमरे में इकट्ठा कर दूं तो ये कॉर्नर में आ जाएंगे सारे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे तो हैं आगे। अब आप देखो, मैंने वो गैस मॉलिक्यूल जो पहले इस कमरे में गैस छोड़ी, कोई मान लो हीलियम या ऑक्सीजन कोई गैस है, उस गैस के मान लो 1000 मॉलिक्यूल छोड़ दिए, वो 1000 मॉलिक्यूल पूरे कमरे में फैल जाएंगे। तो उस गैस की वॉल्यूम क्या मानोगे? इस कमरे की वॉल्यूम मानोगे, क्योंकि पूरे कमरे में फैले हुए हैं। लेकिन अगर आप उन 1000 मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके कॉर्नर में ले जाओ तो इतनी सी जगह घेरेंगे भाई। तो इसका मतलब एक गैस मॉलिक्यूल की पूरे गैस मॉलिक्यूल पूरी गैस की वॉल्यूम के आगे कोई औकात नहीं है भाई। समझ में आ गई बात? अब तो ये बात भी ध्यान रखना कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड विद वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी एक गैस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब कुछ भी नहीं है। किसके सामने? पूरी गैस की वॉल्यूम के सामने। बस ये 3 वर्ड याद रखना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, नेग्लिजिबल और वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब पूरी गैस की वॉल्यूम के सामने एक छोटे से गैस मॉलिक्यूल की कोई औकात नहीं है, उसकी वॉल्यूम तो गिनी ही नहीं जाएगी चाहे वो कितनी भी हो। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये हमारा 5वां रूल, ये हमारा 6ठा अजम्पशन था। ठीक है, समझ क्लियर? तो ये भी हमारा रियल गैस के लिए ही ज़्यादा लागू, सॉरी आइडियल गैस के लिए ज़्यादा लागू होता है। उसके बाद 7th है, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो intermolecular force between molecules of a किसके गैस? There is no intermolecular force of interaction between, ताकि थोड़ा ध्यान रहे, of interaction among molecules of gas। ये बात मैंने शुरुआत में ही बताई थी आप लोगों को कि भाई ये जो काइनेटिक थ्योरी है ये ज़्यादातर गैस पे इसीलिए है, सॉलिड और लिक्विड के लिए कम इसलिए है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, वो टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए वो मूव नहीं करते रैंडमली। जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती है तभी वो मूव करते हैं। लेकिन गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उनमें आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। ये मान लो इस कमरे में ऑक्सीजन के हमने बहुत सारे अभी हैं भी हमारे पास, मान लो हीलियम के गैस मॉलिक्यूल छोड़ दिए, उनको कोई परवाह नहीं है कि इसका ये वाला मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है ना, सारे बेपरवाह हैं क्योंकि बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है। अब अपने परिवार में लगा लें, परिवार में हमारे हम अपना अगर मान लो कोई बच्चा है, मदर है, फादर है, घर से बाहर जाता है ना, हमें चिंता होती है वो कहाँ गया, क्योंकि हमारा उनके साथ इंटरेक्शन है। और बाकी और कोई वो कहीं घूमते रहो, हमें यही नहीं पता कहाँ जा रहा है, कहीं कहाँ से आया है, क्यों आया है, हमें क्या मतलब है। तो वो गैस मॉलिक्यूल्स, तो सॉलिड के अंदर इंटरेक्शन होता है इसलिए वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहते हैं। लेकिन गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना कोई अट्रैक्शन है, ना कोई रिपल्सन है, वो रैंडमली अपनी मर्जी से घूमते रहते हैं। इसलिए उनके बीच में क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन शब्द का मतलब होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन अमंग मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, ये आइडियल गैस की जब परिभाषा दी जाती है ना फिजिक्स के अंदर, वहां पर हम ये परिभाषा देते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 होती है उसको आइडियल गैस कहते हैं। तो इसीलिए ये थ्योरी आइडियल गैस पे। ठीक है, तो ये हमारा 7वां। 8वां और लास्ट, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। अब आपको शांति होगी, लो पीछा छोटा बहुत हो गई। ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, क्या मतलब हुआ इसका? ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, ऐसे कैसे हो गया? ग्रेविटी को क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड के केस में नहीं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के ऊपर ग्रेविटी लगती है। ये पेन है,
छोड़ दिया, ये मत समझना हवा में उड़ जाएगा, नीचे जाएगा। लिक्विड की कोई ड्रॉप छोड़ दी, नीचे जाएगी, ये मत समझना हवा में। लेकिन गैस मॉलिक्यूल के साथ ऐसा नहीं है। गैस मॉलिक्यूल को छोड़ दिया, वो स्ट्रेट चलेगा, बहुत कम चांस है कि वो नीचे जाएगा। जाएगा तो धीरे 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 घूम घाम के कहीं फिर नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के ऊपर जो ग्रेविटी है ना, वो नेग्लेक्ट है, हम ये मानते कि होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये लास्ट अजम्पशंस हम लोगों ने लिखा कि ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड फॉर गैस मॉलिक्यूल। ये वर्ड आप यूज कर सकते हो लास्ट में, फॉर गैस मॉलिक्यूल। लिखा इसलिए नहीं क्योंकि पता है कि भाई हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन लिख लो आप लोगों की समझ के लिए कि भाई जो ग्रेविटी होती है वो नेग्लेक्ट होती है, इसीलिए तो आप गैस को छोड़ते वो सीधी जाएगी। पेन छोड़ो, प्लाक नीचे गया। क्यों गया? क्योंकि उस पर ग्रेविटी का असर होता है, लिक्विड पे ग्रेविटी का असर होता है। लेकिन अगर आपके पास आइडियल गैस है तो उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। ग्रेविटी जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो अपनी मस्ती से उड़ेगा कहीं भी उड़ो। तो ये वो 8 अजम्पशंस थे प्यारे बच्चों, जो काइनेटिक थ्योरी के अंदर दिए गए। इतने दिन से जो हम काइनेटिक, अभी खत्म नहीं हुई काइनेटिक थ्योरी, आप सोचो बस ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद और भी 1-2 लेक्चर आएंगे जिनमें हम बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्या उसका प्रेशर है, क्या उसकी इक्वेशन है, क्या उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग सब चीज़ें आने वाली हैं। अगर आप इंटरेस्ट लेकर के इन वीडियोस को थोड़ा थोड़ा रिवाइंड कर करके बार बार अगर आप देखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काइनेटिक थ्योरी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग जरूर कर लें। इसके जब ये आपकी चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम एक प्यारा सा बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, सारे डिस्कस करेंगे, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में ना रहे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक है। इसमें आप लोगों ने समझ लिया होगा कि भाई काइनेटिक थ्योरी से पहले जो नियम आए थे उनमें जो 2 हमारे लॉ बच गए थे, एवोगैड्रो और एक आइडियल गैस लॉ, वो क्या था। और मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस लेक्चर के लिए वो है अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ये बहुत ही जरूरी है। ये 8 अजम्पशन, वैसे देखो और ज्यादा करो तो और अच्छी बात है, और भी बहुत सारे, लेकिन मेन जो मैंने बताया आपको वो ये 8 ही है। और इनको आप ध्यान से पढ़ें। एग्जाम में भी अगर आएगा, अगर आप 11th का थ्योरी का एग्जाम दोगे तो उसमें यही आएगा कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ ए काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैसेस। आप फटाफट इनको 1 बार 2 बार घर पे रिवाइज करें। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान से है। एक बार तो मुझे पता आपको लिख के याद देखने पड़ेंगे, 1-2 बार आप पढ़ोगे तो आपको बाय हार्ट याद हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार करें, आते ही जरूर देखें ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनती रहे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो को देखोगे तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके और भी कोई भाई बहन है उनको भी इस वीडियो और लेक्चर से फ़ायदा मिले। तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हाँ, इस बात का दोबारा से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि भाई आप साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनेंगे तो ही आप लोगों को ये फ़ायदेमंद है। क्योंकि आने वाले टाइम में ये वीडियो तो सेम मिलेंगे, आप कभी भी देख सकते हो इनको। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर, उस पर आप इस वीडियो को कभी भी देख लेना। लेकिन अगर नोट्स हो तो आप आसानी से जब भी स्टडी टेबल पे बैठेंगे उस टाइम मोबाइल आपके हाथ में ना हो तो फटाफट आप उसको रिवाइव कर लोगे। आपके आने वाले भाई बहनों के लिए भी ये अच्छा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी होप के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को हम यही